हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 6 के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, ये चैप्टर हमें बताता है कि डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और साथ में ये चैप्टर हमें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का इतना क्रेज क्यों है, क्यों डेमोक्रेसी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जनता का राज होता है, यानी कि लोग वोट करके अपने लीडर्स को चुनते हैं और वही लीडर सरकार को चलाते हैं। इसी सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है। अब दोस्तों, ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर कंट्री डेमोक्रेसी हो। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल म्यांमार। म्यांमार जो कंट्री है उसमें मिलिट्री रूलर्स हैं, और वो भी ऐसे रूलर्स हैं जिन्हें जनता ने इलेक्ट नहीं किया है। बस वो आर्मी में थे, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली और रूल करना शुरू कर दिया। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों ने थोड़ी उन्हें इलेक्ट किया है, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से ही पावर में आ गए। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरीके से हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। ये भी कुछ ऐसी होती है, इसमें एक आदमी या छोटा सा ग्रुप जबरदस्ती पावर जो होती है वो हासिल कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल चिली। चिली का जो डिक्टेटर था जनरल पिनोसे, उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री की हेल्प से पूरे देश के ऊपर कंट्रोल ले लिया था, बिना लोगों की परमिशन या सपोर्ट के। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ भी लीडर जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। ऐसे एक और एग्जाम्पल है मोनार्की सिस्टम का, जैसे सऊदी अरेबिया है। वहाँ मोनार्की सिस्टम चलता है, मतलब वहाँ राजा एक किंग रूल करता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, उन्हें लोगों ने वोट करके नहीं चुना है। तो ऐसे सिस्टम को भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो देखो, ये जो हमने अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल देखे हैं, तो इससे हमें ये रियलाइज होता है कि हम उन्हीं कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कहते हैं जिनमें लोग वोट करके अपने जो पसंद के लीडर्स होते हैं उनको चुन सकते हैं। अदरवाइज जिन कंट्रीज में लोगों को अपने रूलर्स चुनने का अधिकार नहीं होता है, वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं होती है। आया समझ में? अब सवाल ये आता है कि क्या बस इलेक्शन करा देने से डेमोक्रेसी बन जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। ये डेफिनेशन इलेक्ट बाय द पीपल तक तो ठीक है, पर काफी नहीं है। अगर हम सिर्फ इस लाइन को पकड़ लें कि किसी कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो वो डेमोक्रेटिक होगी, तो इस हिसाब से जो दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट है वो खुद को डेमोक्रेटिक कहने लगेगी, क्योंकि ज्यादातर जो कंट्री होती हैं उनमें इलेक्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन असलियत में केवल इलेक्शन करा देने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बन जाती है, बल्कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो अगर हम ये जानना है कि किस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए हमें डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को समझना होगा। जब ही हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। तो चलिए समझते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी के पहले फीचर्स को समझने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी है पाकिस्तान की। हाँ, ये अपना रूसी पाकिस्तान। तो देखो, पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक आर्मी जनरल था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। उसने क्या किया, 1999 में मिलिट्री के साथ मिलकर जबरदस्ती पावर अपने हाथ में ले ली, और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको हटा दिया और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, और कुछ टाइम बाद खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता ने उसे चुना था? नहीं, बल्कि उसने तो खुद ही पावर ले ली थी। तो इसी बात को लेकर 2002 में एक रेफरेंडम कराया जाता है। ये रेफरेंडम मतलब जिसमें पब्लिक से हाँ या ना में आंसर पूछा जाता है। तो रेफरेंडम का क्वेश्चन यह था कि क्या परवेज मुशर्रफ को अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहिए या नहीं। तो इसका रिजल्ट परवेज मुशर्रफ के फेवर में आता है, लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मानना ये था कि ये जो रेफरेंडम हुआ है वो पूरी तरीके से फ्रॉड और माल प्रैक्टिस से भरा हुआ है, वो ईमानदारी से नहीं हुआ था। लेकिन
अब परवेज मुशर्रफ पावर में तो आ ही गया था, तो उसने ये सब देखकर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते थे, लेकिन अब पूरे देश को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रोल कर रही थी, जो कि परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में थी। यानी कि एट द एंड सारी पावर परवेज मुशर्रफ के पास थी। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भी चुने, लेकिन असली पावर तो मिलिट्री के हाथ में ही थी, ना कि जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के पास। तो क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेसी थी? नहीं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन होने से डेमोक्रेसी नहीं होती है, बल्कि रियल डेमोक्रेसी तब मानी जाती है जब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास हो जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया हो, और यही डेमोक्रेसी का पहला फीचर है। इन आ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास हो जिन्हें जनता ने चुना हो, ना कि उनके पास जो फोर्स या फ्रॉड से कुर्सी पर बैठे हों। समझ में तो ये हो गया कि डेमोक्रेसी का पहला फीचर है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के दूसरे फीचर्स की। इसे समझने के लिए हम दो देश की कहानी सुनेंगे। पहला है चाइना और दूसरा अपना मेक्सिको। अब चाइना में क्या हुआ? चाइना में हर 5 साल में पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, और उनकी पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसमें करीब 3000 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग जगह से इलेक्ट किए जाते हैं। इनमें से किसी भी एक को प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्शन भले ही होते हैं, लेकिन चाइना में केवल एक ही पार्टी है, जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सुनने में तो ये सब सही लग रहा होगा, पर असली बात यह है कि चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। सिर्फ वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, या फिर उससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हों। अब आप बताओ कि अगर आपको सिर्फ एक ही पार्टी के अप्रूवल कैंडिडेट को वोट देना पड़े, तो क्या ये सच में इलेक्शन कहने लायक है? क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर चॉइस ही नहीं है। इसे आप ऐसे समझें जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए या तो ये चॉकलेट ले लो या फिर ये वाली चॉकलेट ले लो, लेकिन दोनों चॉकलेट को एक ही कंपनी बना रही है, तो क्या ये कोई मतलब चॉइस आपके पास नहीं? क्योंकि जो पावर एट द एंड जाएगी वो एक ही कंपनी के पास तो जाएगी। यहाँ पर तो चॉइस ही नहीं है। अब ऐसे ही एक दूसरा जो देश है वो अपना है मेक्सिको। मेक्सिको में क्या हुआ? मेक्सिको था वो इंडिपेंडेंस हुआ आपका 1930, और 1930 से हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट चुना जाता है। यहाँ पर मिलिट्री रूल कभी देखने को नहीं मिला, पर मेक्सिको में एक बड़ी दिक्कत थी कि 1930 से लेकर 2000 तक हर बार एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती थी, जिसका नाम था PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी भी खड़ी होती थी पर कभी जीत नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि PRI हर इलेक्शन में कुछ डटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते थे वह लोगों के ऊपर प्रेशर डालते थे कि वे PRI को वोट दें। वहाँ की जो मीडिया थी वो PRI का साथ देती थी, और जो अपोजिशन पार्टी थी उसको या तो इग्नोर किया जाता था या उसकी बुराई की जाती थी। जहाँ तक कि वोटिंग बूथ्स को भी लास्ट मिनट पर शिफ्ट कर दिया जाता था। साथ ही साथ PRI पार्टी अपने कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। तो ऐसे सिस्टम में दूसरी पार्टी की मतलब जो दूसरी पार्टी होती है कि दूसरी पार्टी के लिए जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये थी मेक्सिको की कहानी। अब सोचिए, क्या ये सच में इलेक्शन था? क्या लोग अपने मन से किसी भी पार्टी को चुन सकते थे? नहीं ना। मेक्सिको में चॉइस तो थी पर असली चॉइस नहीं थी। लोग चॉइस ही नहीं कर पा रहे थे। हर बार वही पार्टी जीतती थी, चाहे लोग खुश हों या ना हो। तो दोस्तों, ये जो दो देशों की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी नहीं होती है, बल्कि असली डेमोक्रेसी तब होती है जब इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, और लोगों के पास सच में मल्टीपल पॉलिटिकल ऑप्शंस हो, उनके पास चॉइस हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रूलिंग पार्टी के पास ये डर होना चाहिए कि अगर लोग नाराज हुए तो वह नेक्स्ट इलेक्शन हार भी सकती हैं। तो यहाँ से हम डेमोक्रेसी के दूसरे फीचर्स में आते हैं कि
A democracy must be based on a free and fair election where those currently in the power have a fair chance of losing. यानी जो रूलिंग पार्टी के पास भी हारने के बराबर मौके हों, तभी तो जनता को ये वोट का असली मतलब होता है। आया समझ में? चलो अब हम आते हैं डेमोक्रेसी के तीसरे फीचर पे। तो दोस्तों डेमोक्रेसी सिर्फ पहले डेमोक्रेसी के तीसरे फीचर से पहले आइए कुछ इम्पोर्टेंट एक कहानी बताता हूँ जो थी कि डेमोक्रेसी जो है ना वो एक सिस्टम नहीं है डेमोक्रेसी, बल्कि ये एक कह सकते हो आपको एक तरीके से विचार है, एक सोच है जहाँ पर हर सिटीजन को बराबरी का हक मिलता है। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक रूल यही है कि हर अडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार मिले और हर वोट की जो वैल्यू है वो बराबर हो। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन दोस्तों पहले के ज़माने में यह अधिकार हर किसी को नहीं मिलता था। जिसने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि सबको वोट देने का बराबर अधिकार मिले। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस रूल को मान लिया है, लेकिन आज भी कई जगहों पर बराबरी का दर्जा लोगों को नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। मतलब वहाँ की महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। सोचिए, ऐसा देश जहाँ की आधी आबादी को पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं थी। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं। ऐसी एक एग्जाम्पल है इस्टोनिया में जो सिटीजनशिप के रूल ऐसे बनाए गए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी हैं वो लोग सिटीजनशिप ही नहीं ले पाते थे, और जब वह लोग सिटीजनशिप ही नहीं ले पाते हैं तो वो लोग वोट कैसे करेंगे? क्योंकि वोट देने के लिए आपको उस देश का नागरिक होना जरूरी है। तो इस तरीके से रशियन माइनॉरिटी वोट ही नहीं डाल पाती थी। तो ऐसे में उनके पास अपने कोई पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं है। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं ना। इसी प्रकार से एक और देश है फिजी का सिस्टम और भी अजीब है। वहाँ क्या होता है, वहाँ दो तरीके के लोग रहते हैं। पहले है इंडिजीनियस फिजी, दूसरे इंडियन फिजी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो इंडिजीनियस फिजी हैं उन लोगों की जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होती थी, और जो इंडियन फिजी हैं उन लोगों की वोट की वैल्यू कम होती थी। अब सोचो, अगर दो वोट की वैल्यू अलग अलग हो तो क्या ये बराबरी हुई? और क्या ये डेमोक्रेसी हुई? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी हो। और इसी से निकलता है डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर जो कहता है इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि हर अडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। जब तक हर नागरिक का वोट बराबर नहीं है तब तक डेमोक्रेसी पूरी नहीं है। दोस्तों अब हम समझते हैं डेमोक्रेसी के लास्ट फीचर को। तो लास्ट फीचर को समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे की कहानी सुननी होगी। तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है जिसे 1980 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब खास बात यह है कि इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एक पार्टी ने जिसका नाम था जेनू, और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। और यही व्यक्ति आज़ादी के बाद से लगातार जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट बनता हुआ आ रहा था। अब सुनने में तो सब कुछ ठीक लग रहा होगा कि इलेक्शन भी हो रहे थे और मुगाबे पॉपुलर लीडर भी था, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी हर इलेक्शन जीत तो रही थी, लेकिन फेयर कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिस का इस्तेमाल करती थी। जैसे कि फर्स्ट, रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बारी चेंजेस किए थे और मोस्टली पावर प्रेसिडेंट के पास में ले ली थी, जिससे उसे किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता था। जो दूसरा अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स को डराया जाता था, उन्हें धमकाया जाता था, ताकि वो जेनो पीएफ जो वहाँ की पार्टी थी के सामने इलेक्शन ना लड़ें। तीसरा, प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था ताकि लोग अपनी बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना रख पाएं। चौथा, मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था ताकि टीवी और रेडियो में सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाएं, कुछ भी बुरा ना बोला जाए। जहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंट जो वहाँ की न्यूज़पेपर होते थे उनको भी बंद कर दिया जाता था अगर वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी पब्लिक करते थे। पांचवा,
जो जजेस होते थे, जो वहाँ की मतलब जो जज वगैरह होते थे, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ में जजमेंट देते थे तो उन पर भी प्रेशर बनाया जाता था। और ये सब करते हुए भी इलेक्शन होते हुए रहे और जेएनयू-पीएफ के जो लीडर रॉबर्ट मुगाबे लगातार पावर में बने रहे। पर सवाल तो यह आता है कि क्या ये रियल डेमोक्रेसी थी? हालांकि 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे को फोर्सफुली रेजिग्नेशन देना पड़ा, लेकिन जिम्बाब्वे का एक जो वहाँ का मतलब हमें एक एग्जाम्पल हमें एक इम्पोर्टेंट बात सिखाता है कि सिर्फ लोगों का सपोर्ट होना डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी लीडर का पॉपुलर होना जो उसकी हर बात को सही नहीं बनाता है। अगर अपोजिशन को दबाया जाए, मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए और लोगों के राइट्स को छीन लिया जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की होती है, वो रियल डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो यहाँ से हम डेमोक्रेसी का चौथा फीचर समझ में आता है कि a democratic government must rule within limits. Those limits are set by the constitution and the citizen right. मतलब हर डिसीजन लॉ के मतलब जो कानून होता है कानून के हिसाब से होना चाहिए, और सिटीजन जो होता है वहाँ के लोग के बेसिक जो राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस, जो आगे जो मतलब जुडिशियल यानी जो अदालत होती है वो इंडिपेंडेंस हो और उसकी बात सब माने। जो वहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जो आपकी मतलब जो काम करती है वो अपना काम करे अपने मन से नहीं। डेमोक्रेटिक का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होता, बल्कि हर सिटीजन की आवाज़ सुनना भी होता है। सही डेमोक्रेटिक वही मानी जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के राइट्स का सम्मान करे। आया समझ में? तो ये था डेमोक्रेसी के चारों फीचर्स। मैं इनको समराइज करके लिख देता हूँ, आप चाहो तो उनको लिख सकते हो, मतलब जैसे आप नोट करना चाहो तो एक ही जगह पर कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट से मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस पेपर तो ये मतलब रिपीटिव क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, और ये डेमोक्रेटिक के वो फीचर्स हैं जिन्हें अगर कोई गवर्नमेंट फॉलो करती है तो वे डेमोक्रेटिक कहलाती है, अदरवाइज वो डेमोक्रेटिक है वो नहीं कहलाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डेमोक्रेटिक क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में काफ़ी अच्छा से समझ लिया है। अब हम समझते हैं वाई डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक क्यों जरूरी है, यानी कि लोग डेमोक्रेटिक को इतना पसंद क्यों करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक के कई सारे फायदे होते हैं जिन्हें हमें मतलब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। तो चलिए हम डेमोक्रेटिक के फायदे को समझते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि डेमोक्रेटिक क्यों जरूरी है। अब आते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक। सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा है यह है कि डेमोक्रेटिक बाकी जितनी भी गवर्नमेंट है उन सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। इसको ऐसा समझो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि मिलिट्री रूल हो गया था, फिर मोनार्की सिस्टम हो गया था। इसमें रूलर्स को किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता था, उन्होंने जो फैसले लिए थे वही फाइनल होते हैं। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल का फैसला फाइनल होता है, चाहे स्टूडेंट को पसंद आए या ना आए। ठीक ऐसे ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, वहाँ के रूलर्स का फैसला जनता को मानना ही पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेटिक में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है में ऐसा नहीं होता है। यहाँ इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो ये जनता का जवाब देना पड़ता है। अगर वो जनता के लिए सही से काम नहीं करते तो अगले इलेक्शन में जनता उन्हें हटा भी सकती है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए देश में हमेशा के लिए, तो अगले इलेक्शन में जनता उन्हें वोट नहीं देगी, उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो इस डर से लीडर को अच्छे काम करने पड़ते हैं, जनता के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे सरकार हमेशा जनता की जो प्रति अकाउंटेबल बनी रहती है। उन्हें पता होता है कि पब्लिक की जो कि सब जानती है, अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो जनता हमें अगले इलेक्शन में वोट नहीं देगी और हटा देगी, तो उन्हें जवाब देना पड़ता है, यानी कि वो अकाउंटेबल होते हैं। दूसरा फायदा यह होता है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स, मतलब जो इम्प्रूव्स और क्वालिटी जो इम्प्रूव्स होती है वो इम्प्रूव्स मतलब करने का एक ऑप्शन देती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग।
नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि फैसला एक या कुछ लोगों के हाथ में होता है, यानी कि उन्हें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही जनता को मानना पड़ता है। सोचो, अगर आपके घर में सिर्फ पापा ही सारे डिसीजन ले बिना किसी से पूछे, तो हो सकता है कि कभी कभी वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत डिस्कशन और डिबेट होती है। अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टीज, एक्सपर्ट्स सब अपनी राय देते हैं। पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले उस पर लंबी चर्चा होती है, तब जाके कोई डिसीजन पास होता है। ऐसे में डिसीजन काफी बेहतर निकल के आता है, समझ गए? तो इस प्रोसेस में गलतियां होने का चांसेस कम हो जाता है और फैसले ज़्यादा बेहतर और सबके हित में निकल कर आते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना उन सब। अभी देखो हमारे देश में कितनी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीति रिवाज वाले। जैसे आपके क्लासरूम में अलग अलग हॉबीज वाले बच्चे होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे देश में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ज़्यादातर यह होता है कि वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो इन डिफरेंस को दबाने की कोशिश करते हैं या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पर हावी कर देते हैं, जिससे टेंशन जो होती है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू अलग अलग ग्रुप्स को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये सब मिलजुल कर सोल्यूशन निकालते हैं, नेगोशिएशन करते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से देश में रहते हैं। सोचो, जैसे हमारी फैमिली है, अगर उस फैमिली में भाई बहन लड़ रहे हो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बीच बचाव करते हैं और दोनों पक्षों की सुनते हैं और फिर कोई एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालते हैं और दोनों को मना लेते हैं और वो शांत हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लोग होते हैं कि बात सुनी जाती है और ताकि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना हो और वो शांति से रह सकें। आया समझ में? अब चौथा फायदा साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट फायदा यह है कि डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, यानी कि डेमोक्रेसी लोगों की जो डिग्निटी को बढ़ाती है। जैसे मान के चलो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें क्या होता है कि सिटीजन को केवल प्रजा माना जाता है, जनता माना जाता है, जिन्हें रूलर्स का आदेश मानना होता है। उनकी अपनी कोई पहचान या सम्मान नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को बराबर माना जाता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो। उसके वोट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी किसी बड़े मंत्री की वोट की वैल्यू हो। हर इंसान को बराबरी के साथ अपने जो भी होते हैं अपने थॉट्स रखने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिलता है। ये उन्हें आत्म सम्मान देता है, यानी कि डिग्निटी देता है। उन्हें लगता है कि वो भी देश के फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं और ये सबसे बड़ा फायदा है डेमोक्रेसी का, जो कि किसी और सिस्टम में नहीं देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी बात भी मायने रखती है। पांचवा और आखिरी फायदा यह है कि डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। देखो, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी परफेक्ट नहीं है। कई बार देखा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी कई गलतियां करती हैं, लीडर्स भी गलती करते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती होती है तो उसको ठीक करने का मैकेनिज्म होता है जनता के पास। अगले इलेक्शन में सरकार बदलने का मौका होता है और कोर्ट भी गवर्नमेंट के फैसलों को चैलेंज कर सकती है। साथ ही साथ मीडिया भी सरकारी गलतियों का उजागर करती है। ऐसे लीडर्स को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर रूलर ने कोई गलत फैसला ले भी लिया हो तो उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता है, जब तक कोई बड़ा रेवोल्यूशन ना हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी के कुछ फायदे हैं जो कि हमने डिस्कस किया। उनसे हमने ये समझ में आ गया कि बस जो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और क्यों अच्छी है ये हमने पॉइंट्स पर समझ लिया, ये हमने ऊपर जो भी पॉइंट्स है उनसे समझ लिया। आया समझ में?
अब आपको क्या लगता है कि दोस्त, आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी क्या अच्छाई है, और मतलब क्या क्या अच्छाई हैं और क्या क्या उनमें बुराई हैं? डेमोक्रेसी की कुछ कमियां भी हैं। चलो अब हम उन कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी की पहली कमी यह है कि लीडर्स कीप, मतलब जो लीडर्स होता है वो कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। इस इज लीडर टू इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स बार बार बदलते रहते हैं, जिसका चक्कर में डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। आपको पता है आपको पता है दोस्तों कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। हर बार नई सरकार बन जाती है। इस बदलाव के चलते जो मतलब क्या बोलते हैं, पॉलिसी भी बदल जाती है। एक सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनाई, अगली सरकार आई तो उसने कोई और नई पॉलिसी बना दी, और फिर कोई तीसरी सरकार आई तो उसने कोई और नई पॉलिसी बना दी। मतलब सोचो, अगर आपके स्कूल में हर प्रिंसिपल, मतलब हर साल प्रिंसिपल बदल जाए, और हर साल जो नए प्रिंसिपल आए हैं वो नए नए रूल बनाए, तो कितनी इनस्टेबिलिटी हो जाएगी ना। ठीक है, इसी प्रकार से गवर्नमेंट को चलाने में भी इनस्टेबिलिटी रहती है। अब ये जो इनस्टेबिलिटी होती है सरकार की बदलने की वजह से, तो इसी मतलब सरकार जो बदल जाती है इसी वजह से तो आती है। और इसी वजह से क्या होता है, इसी जो इनस्टेबिलिटी के कारण देश को जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। आप खुद सोचो ना कि अगर एक ही गवर्नमेंट लंबे समय तक रहेगी तो गवर्नमेंट लोग लॉन्ग टर्म के लिए देश के फायदे के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच पाएगी। और अगर बार बार सरकार बदलेगी तो जो ओबियसली बात, मतलब जो क्या बोलते हैं वो, जो आपकी मतलब वो होगा, ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगा, और इनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी। दूसरी कमी यह है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले। इसे इस तरीके से, मतलब देर इज नो मतलब स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती रहते हैं। हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। इसमें सरकार कई बार जो मोरालिटी को खो देती है। बिल्कुल, पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, झूठे वादे करती हैं। ये सब देखकर लोगों का पॉलिटिक्स के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश के फायदे से ज़्यादा पार्टीज को अपनी कुर्सी की चिंता होती है। और ये बात सच भी है बच्चों। जैसे एक गेम में सिर्फ जीतने के लिए सब कुछ करते हैं। रूल्स तोड़े तोड़े भी, मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं उनके तोड़े भी जाते हैं। और आजकल के जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, और यही आजकल की पॉलिटिकल में मतलब पॉलिटिक्स में चल रहा है। डेमोक्रेसी की तीसरी कमी यह है कि so many people have to consult in a democracy that it lead to delay। तो जैसे कि हमने डेमोक्रेसी के फायदे में देखा था कि डेमोक्रेसी में डिसीजन जो लेकर आता है वो डिस्कशन के बाद ही लिए आते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इसमें डिले हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि देखो ना कि हर छोटी सी छोटी बात पर डिसीजन लेने से पहले बहुत सी लोगों से मीटिंग करनी पड़ती है, और बहुत से लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेना पड़ता है, और सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तब जाके जो डिसीजन लिया जाता है। तो भले ही डिसीजन अच्छा लिया जा रहा है, लेकिन इसमें देरी हो जाती है। और वही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ के जो लीडर होते हैं वो तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं, उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। भले ही वो गलती क्यों ना हो, लेकिन तुरंत डिसीजन लिया जाता है। असल में डेमोक्रेसी की चौथी कमी यह है कि इलेक्टेड लीडर टू नॉट डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इट्स लीड्स टू बैड डिसीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लीडर्स हम चुनते हैं उन्हें जनता की असली प्रॉब्लम की समझ ही नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी पार्टी की जो लाइन या बड़े लोगों के फायदे के हिसाब से फैसले ले लेते हैं। कुछ लीडर्स एजुकेटेड नहीं होते हैं, या उनके पास जरूरी जो एक्सपीरियंस होता है वो होता ही नहीं है। इससे कई बारी गलत डिसीजन भी, मतलब या बुरे डिसीजन भी लिए ले जाते हैं, बुरे डिसीजन ले सकते हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक टीम का जो कैप्टन है उसे गेम की जो स्ट्रेटजी होती है वो पता ही ना हो, तो ऑब्वियसली बात यही है कि वो गलत मूव चलेगा और चलेगा ही, और ऐसे में वो टीम को हरवा देगा। ऐसे ही कई बारी कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके डिसीजन की वजह से पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कई बारी डेमोक्रेसी में ये भी देखना को मिलता है कि डेमोक्रेसी की पांचवी कमी यह है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन और फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन।
इलेक्शन लड़ना बहुत मतलब महंगा होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए पार्टीज को फंड चाहिए होता है। इसलिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियस जो इंडस्ट्री होती है लीड से पैसे मतलब जो लीडर्स होते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं। बदले में जब वो सत्ता में आते हैं तो उन्हें वो मतलब उन लोगों के फायदे के लिए पॉलिसी मतलब बनाते हैं। बड़े बड़े मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दिलवा देते हैं, या कुछ ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जिनसे उन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा हो। अब इससे होता क्या है, करप्शन बढ़ता है। लोग वोट जो अपने जो वोट होता है वो वोट बेचते हैं, पार्टीज वोट खरीदती है। इससे गरीब लोगों को जो क्या बोलते हैं मतलब जो गरीब लोगों के सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाते हैं, और अमीर पावरफुल लोग ही सिस्टम को कंट्रोल करते रहते हैं। सोचो, अगर आपकी फेवरेट जो टीम जो आपके मतलब आप क्रिकेट अगर देखते हो तो आपकी जो फेवरेट टीम है वो तभी जीतेगी जब उसके पास पैसा हो, तो क्या ये फेयर गेम होगा? नहीं ना। तो दोस्तों, जब हम डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान दोनों देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या सच में डेमोक्रेसी सबसे और अच्छी गवर्नमेंट है? तो इसका कोई सीधा सा जवाब तो नहीं है। डेमोक्रेसी शायद परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम्स का। यह हो सकता है कि डेमोक्रेसी के चलते गरीबी ना खत्म हो या करप्शन ना रुके, लेकिन डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि डिक्टेटरशिप या मोनार्की सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह ज़्यादा अकाउंटेबल है। लीडर्स को जनता के जवाब देना पड़ता है, जो कि किसी और सिस्टम में नहीं देना होता। ये कॉन्फ्लिक्ट सुधारने का मौका देती हैं। ये लोगों को शांति से मतलब उनके जो विचार के साथ जीने का मौका देती हैं। ये हर एक सिटीजन को डिग्निटी देती है, यानी कि इज्जत देती है। ये हर सिटीजन को रिस्पेक्ट देती है। ये हर इंसान को बराबर का सम्मान देती है। ये उसी अपनी किस्मत का खुद मालिक बनने का दिखा देती है। ये अपनी गलती सुधारने का मौका देती है। अगर आप गल जैसे आपसे कोई गलती होती भी है तो उसे ठीक करने का आपको मौका भी मतलब मिलता है, ऐसे सिस्टम से मतलब आप जज वगैरह वहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, फिर हमने उसके 4 फीचर्स के बारे में समझा, और आखिर में हमने देखा कि डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। भले ही डेमोक्रेसी में कमियां हो, लेकिन वो सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और हमने देख लिया कि ये काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से पूरे वर्ल्ड में है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड की बात करो, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी वो अपने पूरे देश में ही है, भारत में। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारे यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी जो एक एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे